नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, बांग्लादेश की जो हालत है वो आज सभी को पता है कि किस तरीके से वहां पर डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई है। वहां पर इलेक्शंस की बात करें, वहां की इकोनॉमी की बात करें, वहां पर डेमोक्रेसी खास तौर पर जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शेख हसीना को आज अपने पद से हटे हुए लगभग 4 महीने बीत चुके हैं। इन 4 महीनों के अंदर ऐसा क्या हुआ है, कौन कौन से डायमेंशन जो हैं वो खराब हुए हैं पाकिस्तान के बांग्लादेश के। जैसे वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, वहां की इकोनॉमी काफी डाउन हो चुकी है। नेबर्स के साथ में जैसे भारत है, म्यांमार है, इनके साथ में रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन हाल ही के अंदर कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिन पर बात करना जरूरी है। आप लोग को पता है कि शेख हसीना अभी भारत के अंदर है। 5 अगस्त 2024 को उन्होंने भारत के अंदर शरण ली। हिंडन एयरबेस पर वो उतरी अपनी बहन के साथ में, और तब से लेकर वो अभी भी भारत के अंदर ही हैं। कई बार बांग्लादेश की कोर्ट ने उनके लिए अरेस्ट वारंट जारी किया, लेकिन फिर भी शेख हसीना अभी भारत के अंदर ही हैं। लेकिन भारत में रहने का ये इनका पहला अनुभव नहीं है। इससे पहले भी ये 1970 के अंदर भारत के अंदर रह चुकी हैं, लगभग 3 से 4 साल के लिए। और उस समय ये ब्रिटेन से सीधा भारत के अंदर आई थी अपनी बहन के साथ में ही, और इस बार वापस से वही इंसिडेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। और जैसे ही पिछली बार वो बांग्लादेश के अंदर जाती हैं तो 1971 के अंदर आवामी लीग जो है उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अब बेसिकली शेख हसीना के लिए मुश्किलें जो है वो और बढ़ती जा रही हैं। लेकिन शेख हसीना के कार्यकाल में और उसके बाद में पिछले 4 महीने के अंदर बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ बदला है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है। 399 के अंदर आप लोग को कोर्स मिलेगा। 100 दिन तक अगर हम लोग किसी चैलेंज को लेते हैं और वाकई में ये ठान लेते हैं कि मुझे 100 दिन का चैलेंज कंप्लीट करना है, और इसके साथ में अगर कोई आपका एग्जाम है, कोई बिजनेस है, अगर आप उसको सेटअप करने की या एग्जाम को क्लियर करने की बात करते हैं कि मैं 100 दिन के अंदर उस एग्जाम को क्लियर करूंगा, अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, तो वो भी आप लोग इस चैलेंज के साथ में कर सकते हैं। आज डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है वो है पोर्नोग्राफी। मैं चाहता हूं कि आप लोग उससे बाहर निकले और रियलिटी के अंदर वास्तविक जीवन क्या है उससे रूबरू हो। तो आप इसको बहुत कम प्राइजेस के अंदर 399 के अंदर इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को। एक्चुअल में बांग्लादेश की जो हालत है वो मोहम्मद यूनुस, जो कि यूएसए से काफी इन्फ्लुएंस है और यूएसए ने कई सारे अवार्ड जो है मोहम्मद यूनुस को दिए हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश के पास में ही एक आइलैंड है उसको लेने के लिए बहुत कोशिशें की थी। जब शेख हसीना ने इसको मना कर दिया तो यूएसए की तरफ से कई धमकियां जो है वो भी मिली थी, और ये शेख हसीना ने इस चीज को क्रॉस वेरीफाई किया था कि कुछ व्हाइट मैन जो है वो मुझसे बांग्लादेश के इस आइलैंड को लेना चाहते हैं और धमकी दे रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल जो है वो हो सकती है बांग्लादेश में। और शेख हसीना कहती है कि उसी का रिजल्ट ये है कि बांग्लादेश के अंदर आज मुझे जो है वो देश से बाहर जाना पड़ा है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार जो चीफ एडवाइजर थे बांग्लादेश के, उन्होंने किस तरीके से जो है वो कमान संभाली है। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रिसेंट जो मुद्दा हुआ है। इस्कॉन के जो चिन्मय प्रभु हैं उनको जो है जेल के अंदर भेजा गया, क्योंकि वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर जो भगवा एक फ्लैग था, झंडा था, उसको बांग्लादेश के फ्लैग से ऊपर रखा गया। जब उसको फहराया गया तो फिर चिन्मय प्रभु के ऊपर ये आरोप लगे कि इस्कॉन जो पूरी की पूरी संस्था है उसका काम है कि वो टेररिज्म के लिए फंडिंग करती है, साथ ही के अंदर वो ऐसे माहौल को क्रिएट करती है बांग्लादेश के अंदर जो कि वहां के डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। ये आरोप इनके ऊपर लगे और फिर चिन्मय प्रभु जो है उनको जेल के अंदर भेजा गया। तो हिंदू जो लोग हैं उनके द्वारा प्रोटेक्ट ओवर टेम्पल्स इन बांग्लादेश, तो हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनके टेम्पल्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उसको लेकर बड़ा कंसर्न जो है हो चुका है। तो अलग अलग डायमेंशन के अंदर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वायलेंस की। वायलेंस स्पेशली अगेंस्ट माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज के ऊपर वायलेंस हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट आज बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट्स के अंदर ये कहा था कि बांग्लादेश के अंदर आज माइनॉरिटीज को लेकर जो जितने भी हमले हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं, ये कभी भी स्वीकार जो है एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अप्रैल 2023 में अगर हम लोग देखें तो बांग्लादेश के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इसके साथ में ही पूरे विश्व के अंदर वो 8th सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री बन जाती है। ये डेमोग्राफिक हमको ये दिखाता है कि बांग्लादेश के अंदर आज जो युवा जनसंख्या है वो कितनी जबरदस्त है। देखिए, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे जिनकी एज 15 से लेकर 64 के बीच में है उनकी आज पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। 2020 के अगर हम लोग आंकड़ों को देखें तो उसमें आप लोग देखेंगे कि लगभग 68
परसेंट जो जनसंख्या है वो आज बहुत यूथ कंडीशन में है। अगर बांग्लादेश चाहे तो अपनी जो ह्यूमन है इसको ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए होता है, एक रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो बांग्लादेश जो है वो आज इस जनसंख्या का उपयोग अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में कर सकता है। अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनकी, तो इस्लामिक जो मानने वाले हैं उनके अलावा सभी माइनर हैं। इसके अंदर हिंदू है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियन है और अदर रिलीजन के भी है। हिंदू जो है वो 8% है, लगभग 8% हिंदू हैं। उसके बाद में बुद्धिज्म को मानने वाले 0.6% है, क्रिश्चियनिटी 0.3 और अदर जो है 0.1 है। मेन कंसर्न जो अभी बचा हुआ है वो यहां पर है, हिंदूज के ऊपर है, क्योंकि हिंदूज के जो टेंपल हैं उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा इस्कॉन के बारे में भी, और इससे पहले भी कई सारे अटैक्स जो है वो आप लोगों ने देखे हैं। बुद्धिज्म बेसिकली ये जो लोग हैं वो इतना ज्यादा एग्रेसिव होकर सामने नहीं आते हैं क्योंकि बहुत कम जनसंख्या इनकी है, लेकिन हिंदू जो है वो लगता है कि कहीं ना कहीं यहां पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल से बिल्कुल सटी हुई हैं, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से, कई बार इन्होंने ये कंसर्न भी किया है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है माइग्रेंट जो है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, उनको रोका जाए। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट आते हैं और रिसेंटली इन्होंने एक मुद्दा भी उठाया था कि एक्ट ऑन राइजिंग माइनॉरिटी अटैक इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। भारत ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया था, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, हम भारत के इस स्टेटमेंट को मानते नहीं, क्योंकि इस्कॉन के ऊपर जो हमला हुआ था इसको लेकर भारत ने हाल ही के अंदर एक नोटिस जो है वो भी जारी किया था। बीबीसी की इस रिपोर्ट में देखेंगे कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो एक फियर के अंदर, एक डर के अंदर रह रहे हैं कि कब उनके ऊपर अटैक हो सकता है। जैसे अभी पाकिस्तान का मैं एग्जांपल बताता हूं, पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसको लेकर वहां पर हिंदू जो रहने वाले हैं उनको भी बहुत ज्यादा थ्रेट जो है वो मिलना शुरू हो गया है कि यार पहले वो देख रहे हैं कि शिया और सुन्नी हमारे लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो हिंदुओं के लिए कैसे प्रोवाइड करवाएं। तो एक बड़ा डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग नहीं है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना है। तो बेसिकली बांग्लादेश के अंदर भी जो हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर भी अटैक के बहुत सारे खतरे जो है वो हमेशा रहते हैं। जैसे कि यहां पर आप लोग देखिए कि एक मंदिर के अंदर आप हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है और वहां पर पूरा तहस नहस किया जा चुका है। ऐसे बहुत सारे तोड़फोड़ के बहुत सारे जो इंसिडेंट है वो सामने आते हैं। जैसे एक हिंदू महिला है, उसके घर को जला दिया गया है और बेघर हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो है हमको देखने को मिलते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 1947 के बाद से ही हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है बांग्लादेश के अंदर वो बढ़ते हुए चले जा रहे थे, और आज भी देख लीजिए बांग्लादेश के अंदर यही हालत है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अगर हम लोग इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो देखिए हम लोग इन्फ्लेशन की बेसिस पर ये समझ सकते हैं कि कौन सी देश की ग्रोथ कितनी है। अगर भारत के अंदर आज महंगाई इतनी बढ़ जाती है तो लोग जो है सड़कों पर आ सकते हैं कि प्रोटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश के अंदर वहां की इन्फ्लेशन रेट जो कि 10% से भी ऊपर बढ़ चुकी है, वो एक ऐसी इकोनॉमी को पुश कर रही है जो कि उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर भी बहुत इकोनॉमी जो है वो डाउनफॉल की तरफ गई थी, डाउनफॉल चली गई थी, और वहां पर इन्फ्लेशन जो कि आज भारत के अंदर लगभग 3 से 4% आप लोग देख सकते हैं इन्फ्लेशन, वही इन्फ्लेशन आज बांग्लादेश के अंदर 10% से ऊपर है। तो महंगाई वहां पर बढ़ चुकी है और लोगों की परचेसिंग पावर काफी कम हो चुकी है। पर कैपिटल इनकम की तो बात ही मत कीजिए। तो इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से भी बांग्लादेश जो है काफी डाउन हो चुका है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो भी अभी इन कंडीशंस को वापस से रिकवर करने के अंदर अपनी कोशिशें जो है वो नहीं कर रही है, और बेसिकली उनका ध्यान जो है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल करियर की तरफ बना हुआ है। साथ ही के अंदर अगर हम लोग इलेक्शंस की बात करें तो रिसेंटली जैसे ही आवामी लीग पार्टी जो है उसके बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया था। जिस समय शेख हसीना भारत में आई थी उसके बाद में जो स्टूडेंट विंग थी बांग्लादेश की जो कि अवामी लीग से संबंध रखती थी उसको बैन कर दिया गया था। वहां पर कोई भी सरकार अब लगभग 18 महीने कोई भी सरकार होती चलती नहीं है। इलेक्शंस का जो ड्यूरेशन है वो कम हो चुका है। भारत के अंदर 5 साल का ड्यूरेशन होता है, वहां पर छोटी सरकारें चलने लग गई हैं 18 महीने 20 महीने, फिर वापस इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। तो बार बार इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत खतरा होता है। वहां पर पार्टीज को जो है वो बैन किया जा रहा है। तो इलेक्शंस को लेकर काफी कुछ अच्छा जो है नहीं हो रहा है। शेख हसीना के समय पर भी कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही थी, जैसे 2019 के अंदर भी आप देखिए शेख हसीना के सामने जिस समय सरकार के सामने प्रोटेस्ट हो रहे थे स्टूडेंट विंग के द्वारा रिजर्वेशन को लेकर, उस समय भी जो है वो बहुत सारे इलेक्शन जो है वो बार बार कंडक्ट करवाए जा रहे थे। इलेक्शंस को लेकर भी ज्यादा कुछ वहां पर हो नहीं पा रहा है, इसीलिए वहां की स्टूडेंट विंग वगैरह जो है वो रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ती हैं कि भाई हमको बैन क्यों किया गया है, हम तो इलेक्शंस करने के लिए, वो तो हमारा डेमोक्रेटिक एक राइट है, फिर हमको बैन क्यों किया गया है। इलेक्शन से अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो नेबर्स के साथ में
जो उनके पड़ोसी देश हैं उनके साथ में कैसे रिलेशन है। तो रिसेंटली आपने देखा इस्कॉन वाला अभी इंसिडेंट हुआ, उसके अंदर भारत ने जो नोटिस जारी किया गया कि भाई आप हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार मत कीजिए, उसके ऊपर बांग्लादेश ने कहा कि ये तो बिल्कुल हम तो मानेंगे नहीं इस बात को। तो भारत के साथ में रिलेशन तो बिगड़ना तय है। फिर तो आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि अडानी ने जो पावर सप्लाई की थी बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश ने उसकी यानी कि जो मूल रकम है, जो प्रिंसिपल है, वो तो चुकाया नहीं है, साथ में इंटरेस्ट जो था वो भी नहीं चुकाया। अडानी ने कहा कि हम तुम्हारी बिजली बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। इस चीज को लेकर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन काफी खराब हुए। तो अडानी और दूसरे 7 अलग जो लोग हैं, उन्होंने ये भी कई बार उनके ऊपर ये आरोप लगाया है बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश ने भारत के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर रिश्वत लेने का जो है आरोप उनके ऊपर है। इसके साथ में ही आप देखिए कि नवंबर के अंदर रिसेंटली क्या हुआ है, एक कार्गो शिप जो है वो कराची से पहुंचा है चटगांव पोर्ट के ऊपर, और पाकिस्तान जो कि बहुत नजदीक मानता है बांग्लादेश को, ये एवर यानी कि 1947 से लेकर पहली बार कोई कार्गो शिप जो है वो पाकिस्तान से पहुंचा है। कहां पर? ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, जबकि इनके रिलेशन तो अच्छे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश अपने नजदीकी देशों के साथ में भी अच्छे रिलेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब बांग्लादेश के पास में बचा कौन है ऑप्शन? भारत बचा है। अगर उसने भारत के साथ में रिलेशन खराब कर लिए तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि चाइना के साथ में उसके रिलेशन अच्छे नहीं है। क्योंकि चाइना ने जब कहा था बांग्लादेश को कि आप BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो बांग्लादेश ने इनकार कर दिया था। इसका मतलब यह है कि चाइना कहीं ना कहीं नाराज होगा। और इंडिया के साथ में अब देखिए रिलेशन जो है धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। तो शेख हसीना, अब यह हो सकता है कि कुछ समय के अंदर, मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग 4 से 5 महीने या साल भर आप रुक जाइए, शेख हसीना वापस से बांग्लादेश के अंदर जाएंगी और कमान को संभालेंगी। क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकली इंबैलेंस की कंडीशन वहां पर दिख रही है, कोई भी वहां पर उसकी इकोनॉमी से खुश नहीं है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ जा रही है। शेख हसीना वापस से जाएंगी और वहां पर कमान संभालेंगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये जो अभी पार्टियां हैं वो आपस में अभी झगड़ रही हैं, पॉलिटिकल उनका इंबैलेंस की कंडीशन बनी हुई है, और जैसी ही कंडीशन नॉर्मल होंगी शेख हसीना वापस से जाएंगी और वहां पर कमान संभालेगी, और फिर वापस से भारत के पक्ष में सारी बातें होना शुरू हो जाएंगी। और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कमी जो है हम लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो शेख हसीना के छोड़ने के बाद में हिंदुओं के ऊपर जो वायलेंस है, माइनॉरिटीज के ऊपर जो वायलेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। लाइफ चेंजिंग कोर्स है। लाइफ के अंदर ऐसे बहुत कम कोर्सेज जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, अभी है तो जरूर इसका फायदा उठाइए। इसकी प्राइस काफी डाउन कर दी गई है, 399 के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। आप लोग इसको एक बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।